हजारों जातियों में बटा भारतीय समाज एक राष्ट्र कैसे बन सकता है, इस बात को हम जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा होगा। अगर हम खुद को राष्ट्र कहते हैं तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि एक छलावा है। भारत को अगर एक राष्ट्र बनाना है तो इस सच्चाई को भी रूबरू होना जरूरी है। और सच्चाई यह है कि जमीन के एक टुकड़े पर कई या अनेक लोग रहने से वो राष्ट्र नहीं बन जाता है। जाति राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि ये दो जातियों के बीच ईर्ष्या और द्वेष पैदा करती है। राष्ट्र, नेशन, देश जमीन के किसी टुकड़े का नाम नहीं है। सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता लोगों को तोड़ती है। जब आधुनिक भारत की नींव संविधान सभा में तैयार हो रही थी, तभी डॉक्टर अंबेडकर ने यह बात कही, देश को बनाना है तो दीवारों को तोड़िए, सवर्ण दलित की दूरियों को खत्म कीजिए। अंबेडकर ने क्यों कहा, गोबर के ढेर पर महल की तामीर की कोशिश मत कीजिए, देश बर्बाद हो जाएगा। कहानी की शुरुआत तो उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव से ही हो जाती है, जो सिर्फ उनका अपना अनुभव नहीं था, बल्कि वो अनुभव इस देश के 50% आबादी का था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में एक साधारण महार परिवार में हुआ। अंबेडकर पढ़ना चाहते थे, यह उनके संघर्ष की शुरुआत थी। उस जमाने में दलितों को पढ़ने लिखने का अधिकार था ही नहीं। हालात तो ऐसे थे कि ऊंची जाति के लोगों ने उन्हें इसलिए पीटा क्योंकि उन्होंने उनके कुएं से पानी पिया था। एक बार ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए टीचर ने बुलाया, तो जैसे ही वहां गए तो सब बच्चे चिल्लाने लगे, क्योंकि वो ब्लैक बोर्ड के पीछे उन लोगों ने अपने अपने टिफिन बॉक्सेस लगाए हुए थे। तो ये अछूत के वहां लिखने के बाद वो खाना खराब हो जाएगा, ये उनका मानना था, और इसलिए इनको ये झेलना पड़ा। लेकिन संघर्ष का रास्ता भीमराव अंबेडकर ने नहीं छोड़ा। इंटर पास होने के बाद उनकी आगे की पढ़ाई के लिए घर में पैसों की कमी होने लगी। उन्हें सहारा मिला बड़ौदा राजघराने का। बड़ौदा राजघराने ने उन्हें पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देने का फैसला किया। आज की मुंबई और उस वक्त के बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए पास करने के बाद भीमराव अंबेडकर ने नौकरी करने का फैसला किया। नौकरी मिली बड़ौदा में, लेकिन त्रासदी यह कि बड़ौदा में उन्हें अछूत होने की वजह से रहने को घर तक नहीं मिला और वहां उन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। वहाँ तो काम करने वाले साथी जो थे वो फाइल्स उनके पास भी नहीं आते थे, दूर से फाइल उनके टेबल पर फेंकते थे। छोटे छोटे लोग, इनकी बड़ी पोजीशन होने के बावजूद भी वो ये करते थे। साथ ही साथ जब वो ऑफिसर्स के क्लब में गए तो वो क्लब में उन्हें कहा गया कि आप इसमें शरीक नहीं हो सकते, आपको एक कॉर्नर में बैठना पड़ेगा। बड़ौदा के महाराज के जरिए बाबा भीमराव अंबेडकर को विदेश जाकर पढ़ाई करने का सुनहरा मौका मिला। कुछ ही सालों में विदेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों से एमए, पीएचडी, डॉक्टरेट और बैरिस्टर एट लॉ जैसी कई बड़ी डिग्रियां हासिल की। इतना पढ़ लिखने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा महाराज का एहसान कभी नहीं भूले और एक बार फिर उनके यहां नौकरी के लिए गए। लेकिन वहां उनके साथ एक बार फिर उनकी जाति की वजह से बुरा बर्ताव किया गया। आखिरकार उन्हें बंबई के एक कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की नौकरी मिल गई, लेकिन वहां भी उन्हें छुआछूत की वजह से कई बार अपमानित किया गया। इसके बाद उन्होंने वकालत शुरू की और वहां भी उन्हें हीन नजरों से देखा जाता था। लेकिन इतने सारे बुरे अनुभवों से डॉक्टर अंबेडकर ने हार नहीं मानी और एक नई शुरुआत की। सामाजिक बदलाव के लिए सीधे संघर्ष की लड़ाई की। इस संघर्ष का अगला पड़ाव बना बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसकी शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर ने 20 जुलाई 1924 को बंबई में की, जिसका मकसद दलितों में शिक्षा का प्रचार प्रसार और उनकी रोजमर्रा की समस्या का निदान था। 1927 आते आते डॉक्टर अंबेडकर की शुरुआत एक आंदोलन की शक्ल लेने लगी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने सबको पीने का पानी का हक मिले
इसको लेकर आंदोलन किया। उन्होंने महड में अछूत समुदाय को भी शहर की पानी की मुख्य टंकी से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। कई बार डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म के कट्टरवादी होने और उसके रीति रिवाजों के खिलाफ आवाज उठाई। यहां तक कि उन्होंने हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति को आग के हवाले कर दिया। उन स्मृतियों के आधार पर, उन कानूनी प्रावधानों के आधार पर अगर कोई समाज बनाया जाए तो वो समाज मनुष्य के रहने लायक समाज तो नहीं हो सकता है। इसलिए अंबेडकर ने उसको जलाया एक प्रतीक के रूप में कि ये पुरानी मूल्य और पुरानी मान्यताएं जिन्होंने दलित समाज को इतना कुचल कर रखा है, उसका अस्तित्व भी मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। ये बताने के लिए मनुस्मृति का उन्होंने दहन किया। और अछूत समुदाय के लिए चला रहे अपने आंदोलनों की वजह से अंबेडकर एक जानी मानी हस्ती बन चुके थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाली पार्टी कांग्रेस के खिलाफ भी मोर्चा खोला और महात्मा गांधी के खिलाफ भी। उनके मुताबिक शोषित वर्ग की सुरक्षा उसके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में थी। हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा, स्वयं ही। राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकती। उनका उद्धार समाज में उचित स्थान पाने में ही है। उन्हें अपना रहन सहन बदलना होगा, उन्हें शिक्षित होना चाहिए। एक बड़ी समस्या उनकी हीनता की भावना को झकझोरना और उसके अंदर उस दैवीय असंतोष की स्थापना करने की है जो सभी ऊंचाइयों का स्रोत है। हजारों वर्षों से दलितों को और जनजातियों को जो मुश्किलों का जो सामना करना पड़ा है, उससे बचने के लिए उनकी एक अलग राजनीतिक पहचान होनी चाहिए। अगर उनको संघर्ष करना है तो ये सबको इकट्ठा होकर संघर्ष करना है। तो उनका प्रयास ये था कि इन सब की एक अलग पहचान हो, जिसमें शायद कांग्रेस का दखल ना हो, ना कि अंग्रेजों का दखल हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अछूत समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता की वजह से उनको 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। उनकी अछूतों को पृथक निर्वाचिका यानी सेपरेट इलेक्टोरेट देने के मुद्दे पर तीखी बहस हुई, लेकिन महात्मा गांधी धर्म और जाति के आधार पर सेपरेट इलेक्टोरेट देने के सख्त खिलाफ थे। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट देने का फैसला कर लिया। इसके डॉक्टर अंबेडकर हिमायती थे। इस फैसले के खिलाफ गांधी जी ने अमरण अनशन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी के समर्थकों के भारी दबाव के चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग वापस ले ली। उन्होंने यही कहा था कि मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल पेचीदा सवाल पैदा हो गया। एक तरफ मेरे समाज का हित है और दूसरी तरफ है महात्मा जी का जिंदगी। तो उनकी ज़िंदगी मेरे हाथ में है। तो फाइनली उन्होंने वो समझौता कर लिया, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। वो पूना पैक्ट के जरिए ये मंजूर हो गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं रहेंगे, स्वतंत्र मतदार संघ नहीं रहेंगे, लेकिन जॉइंट मतदार संघों में रिजर्वेशन रहेगा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन रहेगा दलितों के लिए। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1937 में केंद्रीय विधानसभा में चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटें भी जीती। अंबेडकर ने अपने राजनीतिक दल को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया। हालांकि इस दल ने भारत के संविधान सभा के लिए 1946 में हुए चुनावों में काफी खराब प्रदर्शन किया था। अपने विचारों और गांधी व कांग्रेस की आलोचना के बावजूद सभी इस बात को मानते थे कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर एक अद्वितीय विद्वान हैं, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार बनी, तो उसने अंबेडकर को देश के पहले कानून मंत्री का पद दिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया।
अम्बेडकर बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। शायद मैं अगर ये कहूँ तो रेज़र शार्प ब्रेन जिसको कहते हैं, वैसी उनकी समझ थी और गांधी उस समझ की बहुत इज्जत करते थे। इसीलिए जब पहली कैबिनेट बनी आज़ाद भारत की और जवाहरलाल जी उसकी लिस्ट बना करके गांधी जी को दिखाने आए कि इन लोगों को मंत्रिमंडल में ले रहे हैं, तो गांधी जी ने वो पूरी लिस्ट पढ़ी और एक ही सवाल पूछा जवाहरलाल जी से कि इसमें अम्बेडकर का नाम क्यों नहीं है। तो कुछ तीखी सी टिप्पणी जवाहरलाल जी ने की अम्बेडकर के बारे में। गांधी जी ने कहा कि जवाहरलाल, ये आज़ाद भारत की कैबिनेट बन रही है, जवाहरलाल की कैबिनेट नहीं बन रही है। संविधान सभा के सामने देश चलाने के लिए एक मजबूत लेकिन भारत की विविधता को देखते हुए पर्याप्त लचीले संविधान बनाने की चुनौती थी। उनके सामने चुनौती समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति, जिनको छूना भी पाप कहा जाता था, उन्हें भारत का हिस्सा बनाने का था। हिंदू धर्म में सबसे नीचे आने वाले को बराबर का अधिकार देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर और विधानसभा के सदस्यों ने अनुसूचित जाति जनजाति को नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान जोड़ा। ब्रिटिश कर्मचारी तंत्र में भारतीयों का प्रतिनिधित्व न होने के कारण भारतीय समाज कुंठित हो रहा है। इसलिए समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, नैतिकता के आधार पर और उनकी क्षमताओं के आधार पर उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। 150 वर्ष पुरानी अंग्रेजी शासन व्यवस्था में अपना प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण भारतीय सवर्ण अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत के दलित समाज की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। मैं जोर देकर कहता हूं कि आरक्षण एक अच्छा सिद्धांत है और अवसर की समानता होनी चाहिए। उसी समय यह भी प्रावधान होना चाहिए कि कुछ समुदायों को शासन में स्थान देना है, जिन्हें अभी तक प्रशासन से दूर रखा गया है। में उन्होंने कहा कि हमारे देश में राजनीतिक लोकशाही जरूर है, लेकिन राजनीतिक लोकशाही अपने आप में काफी नहीं है। इस राजनीतिक लोकशाही को आर्थिक लोकशाही में और सामाजिक लोकशाही में परिवर्तित कर देना चाहिए। समानता को प्रस्थापित करने के लिए जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको हाथ देना चाहिए, उनको संरक्षण देना चाहिए। इसके लिए एक रचना उन्होंने की जिसको इंडियन अफर्मेटिव एक्शन कह सकते हैं, उसको हम लोग आरक्षण कहते हैं। संविधान निर्माण के दौरान डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए चिंता का विषय जो बना वो था हिंदू कोड बिल, यानी वो कानून जो हिंदुओं के रीति रिवाजों में क्या गलत है और क्या सही है इसका दायरा तय करता था। मसलन जब यह बिल पेश हुआ तो हिंदुओं को तलाक का अधिकार नहीं था, हिंदू पुरुष को एक से ज्यादा शादी का अधिकार था, विधवाओं का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था और ना ही वो दोबारा शादी कर सकती थी। हिंदू कोड बिल के बारे में एक बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि इस कानून को हम बहुत अहमियत देते हैं। हमारी सरकार इस बिल को पास कराए बिना सत्ता में नहीं रह सकती। ये वो दौर था जब हिंदू कोड बिल संविधान सभा में चर्चा के लिए रखा ही गया था, लेकिन क्या वो समय इन बदलावों के लिए मुनासिब था? नेहरू मानते थे कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो हिंदू कोड बिल जैसा कानून का होना जरूरी है। इस मामले में उनके साथ खड़े थे कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अंबेडकर। अगर आप सभी हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज की रक्षा करना चाहते हैं और उसे बचाना चाहते हैं, तो उसमें जो खामियां हैं उसे सुधारने में हिचकिचाइए मत। यह बिल उन हिस्सों का सुधार चाहता है जो बिगड़ गए हैं और इसके अतिरिक्त यह बिल और कुछ नहीं। कि हिंदू समाज के अंदर की बहुत सारी बुराइयां ऐसी थीं जिन बुराइयों को समाज सुधारकों की कोशिश से दूर करने की प्रयास चलते रहे। लेकिन अब तो अपनी सरकार बन गई थी,
तो जिन कोशिशों को समाज सुधारकों ने अब तक किया था, उन कोशिशों को सरकार कानून के द्वारा क्यों नहीं दूर कर दे, उन बुराइयों को ख़त्म करे, इसकी कोशिश में हिंदू कोड बिल बना। हिंदू कोड बिल का विरोध होना शुरू हो गया। सबसे विवादित मुद्दा था सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून क्यों लाया जा रहा है, सभी धर्मों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं। महिलाओं को अंतरजातीय विवाह करने की और डाइवोर्स देने की परमिशन, ये अभी तो नॉर्मल लगता है, लेकिन तब जब प्रपोज किया गया था तब ऐसे लगा कि इससे पूरी कुटुंब संस्था हमारी टूट जाएगी, संस्कृति को बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो जो ऑर्थोडॉक्स थे, कांग्रेस पार्टी के जो परंपरावादी थे और विपक्ष के जो परंपरावादी थे, वो सारे इकट्ठा हो गए और उन्होंने सबने मिलकर विरोध किया। देश के पहले आम चुनाव बस कुछ महीनों में ही होने वाले थे। प्रधानमंत्री नेहरू के सामने विकल्प घटते जा रहे थे। प्रधानमंत्री ने सही वक्त का इंतजार करना बेहतर समझा। इस ऐलान के साथ हिंदू संगठन तो शांत हो गए, लेकिन कानून मंत्री अंबेडकर ने इसे अपनी साख से जोड़ते हुए इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर के इस्तीफा देने से पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया और भारतीय गणतंत्र का उदय हुआ। भारतीय संविधान की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। आगे चलकर अंबेडकर ने 1952 में लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ा, लेकिन हार गए। वो राज्यसभा के सदस्य बने, लेकिन हिंदू कोड बिल 1955-56 में 4 हिस्सों में पास हुआ। इसे क्रांतिकारी माना गया। इस कानून से एक बात और साफ हो गई, आज देश उन्हें संविधान निर्माता के तौर पर जानता है, दलितों के हक की लड़ाई लड़ने वाले के तौर पर जानता है, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने वाले इन अहम कानूनों की नींव भी अंबेडकर ने ही डाली थी। बतौर कानून मंत्री वो महिलाओं के हक के लिए लड़े भी थे। हिंदू धर्म के अंदर भेदभाव के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर हर मोर्चे पर लड़ते रहे। आगे चलकर हिंदू धर्म के पुरातन पंथियों को झकझोरने के लिए अंबेडकर ने एक बड़ा फैसला किया। फैसला था हिंदू धर्म को छोड़ने का। चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अर्थाय हिताय सुखाय देव। ये तस्वीरें उस दिन की है जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन किया। उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। हिंदू धर्म को छोड़ने का फैसला अचानक नहीं था। 1935 में अंबेडकर ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी, भले ही मेरा जन्म एक हिंदू धर्म में हुआ है, किंतु मेरी मृत्यु हिंदू के रूप में नहीं होगी। हिंदू धर्म को छोड़ना धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ने जैसा है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध की शरण में चले गए। स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व, ये जो तत्वत्रयी है, इस पर विश्वास रखने वाला और कोई जाति भेद नहीं मानने वाला और भारत की मिट्टी से ही उभर आया हुआ जो बौद्ध धर्म है, वो उन्होंने हमारे लोगों के लिए सही धर्म सोच लिया। बाबा साहेब अंबेडकर को शायद वो दर्जा कभी मिला ही नहीं जो उन्हें मिलना चाहिए था। वो एक राष्ट्र, बिना भेदभाव के समानता वाले राष्ट्र की बात करते थे। देश के संविधान के निर्माता कहे जाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज हम उनके उस दौर के विचारों को याद कर रहे हैं, जो आज के दौर में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।